केसेस जेआईटी ने बनाए हैं जनाब, वो बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं है। 850 के करीब लोगों की जनाब यहाँ पे जौहर में उनकी इन्वेस्टिगेशन होती रही, उनके बयानात कलमबंद होते रहे, उनके साथ जनाब क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती रही, और एक ये सिलसिला था जो पिछले कई माह से जारी था, जो शायद कई लोगों के इल्म में ना हो। मैं उनके लिए उनको शेयर कर रहा हूँ। अब जो एविडेंसेस है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और अगर कंपैरिजन किया जाए इन एविडेंसेस का विद नवाज शरीफ साहब, तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो एविडेंसेस हैं उनके मुकाबले में यहाँ पे जरदारी साहब के खिलाफ जो एविडेंसेस हैं, या फॉर दैट मैटर ओमनी ग्रुप या उनके जो करता धरता है उनके खिलाफ जो एविडेंसेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जेआईटी के पास, और उनके प्रूफ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मौजूद है उनके पास। बट देन अगेन जो हंगामी किस्म के जलसे हो रहे हैं उससे नज़र ये आता है कि जनाब जरदारी साहब शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं, शो ऑफ पावर करना चाहते हैं, और जनाब कोई ऐसी सिचुएशन में लाना चाहते हैं हुकूमत को कि जनाब कल को उसको जान के लाले पड़ जाए। खैर ऐसा होगा या नहीं होगा ये प्रिडिक्शंस करना बड़ा आसान काम होता है, बट देन अगेन बड़ी स्लिपरी फील्ड है ये पॉलिटिक्स जी, और बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे चेंज होती रहती हैं, और इसमें हरफे आखिर नाउज़ुबिल्लाह नहीं हो सकती कोई चीज़, और यहाँ पे चेंजेस भी आती रहती है। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि जो जेआईटी ने जो इन्वेस्टिगेशन की है आसिफ जरदारी साहब के केसेस के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, या फॉर दैट मैटर उनसे रिलेटेड फरियाल ताजपुर साहिबा हैं या और जो लोग हैं उनके खिलाफ जितनी भी इंक्वायरी हुई है, वो उनके एविडेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और अदालतों में प्रूफ करना कोई आसान काम नहीं होगा कि जनाब उनको कहा जाए जनाब वहाँ पे वकील खड़े हो जाए, भारी भारी वकील खड़े हो जाए जरदारी साहब के एंड से, और ये कहा जाए कि जनाब कि नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पक्के पैरों पे और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई है, और जो लोगों ने 128 सफ़ा है वो सिर्फ 128 सफ़ात नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। अभी रिसेंटली जब इन्वेस्टिगेशन जारी थी जनाब, जेआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो सिंध के चीफ मिनिस्टर का जो मुराद अली शाह साहब हैं उन्होंने 32 बिलियन की सब्सिडरी दी, और वो जनाब किसको दी वो भी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं ज़रा अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करा दूं। इम्तियाज़ शेख साहब पीपल्स पार्टी से मेरे साथ, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा, इनकी तबीयत नासाज है लेकिन फिर भी इनकी मेहरबानी जनाब ये मेरे प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं। सदाकत अब्बासी साहब पीटीआई से, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोग तशरीफ़ लाए। मैं इम्तियाज़ शेख साहब से शुरू करना चाहूँगा। इम्तियाज़ शेख साहब, क्या इतनी पल्स चेक की जा रही है, इतने जलसे जुलूस, और फिर उसमें जनाब ऊपर से पीटीआई वाले भी सखर में जाके पड़ाव डाल के बैठ गए, वो भी जनाब ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं कि पता नहीं यहाँ पे कोई सारी हुकूमत की यहाँ घर भेज दी जाएगी पीपल्स पार्टी की, और आप लोग भी ऐसे पल्स चेक कर रहे हैं लोगों की कि कल लोगों को बाहर निकालना पड़े, अगर अरेस्ट हो जाए या आपकी लीडरशिप अरेस्ट हो जाए या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अरेस्ट हो जाए, तो आप ज़रा नर्व चेक कर रहे हैं, लोगों के पल्स चेक कर रहे हैं कि बाहर निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे, ऐसे ही है या कुछ और है? जी बहुत बहुत शुक्रिया मुबशिर भाई। ये अपना पल्स चेक करने वाली बात तो वो पार्टियां करें जो कि मतलब टांगा पार्टियां हों। अच्छा। ये पल्स चेक करना तो मतलब उन्हीं लोगों का, ये तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, जुल्फकार भुट्टो शहीद की पार्टी, मोहतरमा शहीद की पार्टी अच्छा। और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी, जहां मतलब अभी आपने देखा कि पिछली इलेक्शन में मतलब तमाम इलेक्शनों से बढ़कर वोट लिए हमने, और पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जिसने सूबे में अपनी हुकूमत बनाई अपने वोटों पे, अपने मेंबरों के जोर पे। बाकी तमाम सूबों पर कोalition गवर्नमेंट्स हैं, तो मतलब आप उस पार्टी को कैसे कह सकते हैं कि वो पल्स चेक कर रही है? पल्स तो हमारा हर वक्त लोगों के मतलब नब्ज पे हमारा हाथ रहता है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि दावतें और जलसे जुलूस ये तो चलते रहते हैं, ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में जुलूस जलसे चलते रहते हैं, लेकिन अभी एक हाइप क्रिएट कर दी गई है जीआईटी रिपोर्ट के हवाले से। मुझे 2 मिनट जरूर दीजिएगा, मैं उस बारे में वजाहत करूं कि ये जेआईटी रिपोर्ट जो है एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है, या तो गवर्नमेंट बनाती है या कोर्टें बनाती हैं, तो उसके बाद फिर उसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग होते हैं, वो लोगों ने बैठ के तफ्तीश की इस केस पे। ठीक है, इस केस में उनके 128 सिफ़े हैं, वॉल्यूम्स हैं, जो भी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी।
उसमें मुख्तलिफ नाम आए, मुख्तलिफ लोगों के चीज़ें उसमें जाहिर हुई। तो अब उसका ये मतलब तो नहीं है ना कभी भी कि मतलब उनको आपने बस मुजरिम करार दे दिया। JIT की रिपोर्ट पर या इन्वेस्टिगेशन, मैं तो उसको समझता हूँ कि ये 161 की रिपोर्ट है जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वहाँ पेश की है। अभी कोर्ट उसको देखेगा, कोर्ट लोगों को बुलाएगा, जवाब तब भी किसी की नहीं हुई। बहुत से लोगों को तो बुलाया ही नहीं गया JIT में, उसके नाम उनमें डाल दिए गए। वजीर आला साहब को नहीं बुलाया गया, उनके 3 उन्होंने रेफरेंसेस का नाम बना के उन्होंने केसेस बना के भेज दिए। अब वो उसका चीफ जस्टिस साहब क्या फैसला करते हैं ये तो चीफ जस्टिस साहब ही कल जब करेंगे, कल या जब भी आने वाले दिनों में, तो उसका पता चलेगा। तो मेरा कहने का मकसद ये कि JIT रिपोर्ट पर आप सिर्फ समरली मतलब समरली आप कह दें कि जी हुकूमत चली जाए, CM इस्तीफा दे दे और इस तरह की चीज़ें, मतलब जैसे कि सब मुलजमों से मुजरिम बन गए, तो ये तो नहीं होता ना। ये तो मतलब हम यही कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्टें पहले भी आती रही हैं। मैं आपकी बात को काटना नहीं चाह रहा था इम्तियाज शेख साहब। एक और चीज, जी मैं आपकी बात मजीद सुनता हूँ आपकी, लेकिन मैं साथ साथ आपको क्लैरिफाई करता चलूँ। जो सब्सिडी दी गई है वो चीफ मिनिस्टर साहब ने दी है और 32 बिलियन की सब्सिडी दी गई है और वो अभी दी गई है। और उसका मेरे ख्याल में वो मैं ज़रा क्लैरिफाई करता चलूँ साथ साथ। और अनवर मजीद साहब के बेटे को दी है, ये भी बता दूँ। और जो 161 की आप कह रहे हैं और ये जो कह रहे हैं बयानात जो कई लोगों के कलमबंद नहीं हुए, JIT ने कलमबंद नहीं किए कई लोगों के बयानात, तो आप बेहतर जानते हैं इम्तियाज शेख साहब, आप सिंध को ज़्यादा बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन तकरीबन 850 के करीब लोगों के बयानात कलमबंद हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम ने किए, JIT ने किए हैं। सो यहीं पे बैठ के, कराची में बैठ के, ख़ियाबान जौहर में बैठ के किए हैं। सो वो एक अलग चीज़ है। आप कंप्लीट कीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखें जी, बयानात तो बिल्कुल नहीं है 800 के लें या 8000 आदमियों के लें, हैं वो बयानात वो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दिए हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हैसियत वही है 161 की, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के उसमें हुक्म पे बनी है, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई है। अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन जिन पे इल्ज़ाम लगे हैं कम से कम उनको तो बुलाते, उनसे पूछते तो सही, उनको तो नहीं। मैं तो ये चीफ मिनिस्टर साहब की आपने बात की, मैं चीफ मिनिस्टर साहब का आपको मैंने बता दिया कि उन्होंने 32 बिलियन की सब्सिडी दी अनवर मजीद साहब के बेटे को, देखें और वो अभी दिए। देखें जी, अब मैं सब्सिडी पे आता हूँ। सब्सिडी तो शायद ज़्यादा पैसों की दी गई और सब्सिडियाँ तो पाकिस्तान में दी जाती हैं, हुकूमतें दी जाती हैं, काश्तकारों की सपोर्ट में दी जाती हैं, बिजली के मद में दी जाती हैं, फूड के मद में दी जाती हैं। ये रूटीन प्रोसीजर है, सब्सिडी देना कोई जुर्म नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट भी पता नहीं कितने महकमों में इस वक्त सब्सिडी दे रही है, वीट पे सब्सिडी दे रही है, ऑयल पे सब्सिडी दे रही है, मतलब ये सब्सिडी देना, पावर पे सब्सिडी। मैं तो आपसे एक ऐसी चीज शेयर कर रहा हूँ, मैं नहीं ये कह रहा कि कोई जुर्म है, ऐसे साबित करेंगे जुर्म है या नहीं है, या JIT नहीं। और दूसरी बात मुबशर साहब, एक चीज कि अगर उन्होंने CM ने अगर किसी समरी पे ऑर्डर किया है, कोई अहकाम दिए हैं बतौर वजीर या बतौर वजीर आला, तो उनसे बुला के पूछे तो सही ना कि आपने दिया है तो गलत दिया है। उसके अलावा भी कोई चीजें, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें, और मेरे ख्याल में उनसे जो आप कह रहे हैं ना कि वजीर आला को JIT ने नहीं बुलाया, वो मैं जो मुझे समझ आती है उनसे बात हुई, बहुत से लोगों को नहीं बुलाया। चले आपका मौका जी, मैं मेरे ख्याल में नहीं बुलाया। दूसरा एक और इल्जाम उन पे लगा है कि जी उन्होंने लोन दिए, बैंक सिंध बैंक के वो डायरेक्टर थे और उन्होंने लोन दिया है। अरे इस तरह तो नेशनल बैंक भी पता नहीं कितने अरबों के लोन देती है, तो वहाँ फेडरल गवर्नमेंट के लोग नहीं होते क्या? एग्रीकल्चर बैंक भी लोन देती है अरबों रुपए के। शेख साहब कोलेटरल क्या था? कोलेटरल फाइनेंस मिनिस्टर का लोन से कोई ताल्लुक नहीं होता। मुबशर आप भी जानते हो। जी सर, मैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन बैंक के अफसर देते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोलेटरल क्या था, और कोलेटरल जो था वो एग्जैजुरेटेड प्राइस तो नहीं उसकी थी कोलेटरल की। आप जो मर्जी आप इल्जाम लगा दें, लेकिन मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। उससे पूछे ना, उससे मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसका मुझे तो नहीं पता होगा या CM को तो नहीं पता होगा, वो बैंक का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ने उनको लोन दिया होगा उनको पता होगा ना, उनसे पूछें। उसमें CM का तो ताल्लुक भी नहीं है, ना फाइल ये CM के पास आती है, ना फाइनेंस मिनिस्टर के पास आती है। नुसरत बीबी से पूछ लेते हैं, नुसरत बीबी इस पे कोई जरूर पूछ ले आप उनको वो भी यही कहेंगी और क्या कहेंगी। जो चीज जिसका वास्ता हो, जहाँ साइन की हो, तो उसमें आप जरूर पूछें, लेकिन मतलब सिर्फ। और दूसरी बात, एक JIT की रिपोर्ट है ना, और JIT की रिपोर्ट में क्या लिखा है, इट इज टू बी प्रोब फर्दर।
जी, वो मजीद इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने कहा इजाजत मांगी है, वो मजीद इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। मैं शेख साहब आपकी तरफ आता हूँ, नुसरत बीबी से बात कर लूँ। मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ शेख साहब आपके पास। जी नुसरत बीबी, डू यू एग्री विद व्हाटएवर स्टैंड इम्तियाज शेख साहब इज टेकिंग? जी देखिए राना मुबशिर साहब, इम्तियाज शेख साहब इस वक्त जितना दर्द इनके दिल में पीपल्स पार्टी का अभी नजर आया, जितनी उन्होंने अपनी पीपल्स पार्टी से एफिलिएशन बताई, मुझे पुराना वक्त याद आ रहा है कि किस तरह, खैर इस पे मैं नहीं जाती, अब तो लोग समझना शुरू हो गए हैं कि किस तरह लोग अपने ज़मीर चेंज करते हैं, पार्टियां चेंज करते हैं। अफसोस हुआ। चले आते हैं बात पे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हुकूमत में चाहती रही हैं, खुद भी चाहती रही हैं और वजीर बनने की कोशिश करती रही। आप मिनिस्टर थे, मैं वही हूँ, दूसरी बात मैं अपनी पार्टी में हूँ, मैं इस्तीफा मुबशिर को जवाब दे रही हूँ, इस्तीफा देकर आया, मैंने नहीं दे रही हूँ, मैं मुबशिर को जवाब दे रही हूँ, मैं आपसे मुखातिब नहीं हूँ शेख साहब, गलत जवाब न दें, आप गलत दे रही हैं। ज़मीर की बात क्या है? आपने अपना दे दिया पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें। लेकिन आप अगर गलत बात करेंगी तो मैं जरूर बोलूंगा। आप कह रही हैं कि ज़मीर मेरा ज़मीर जिंदा है और मैंने इस्तीफा देके फिर छोड़ा है, दोबारा इलेक्शन लड़ी है मैंने। आई नो, और आपकी पहली इलेक्शन में मैं थी, मुझे सारी चीजें मालूम है, ना मुझे कुछ कहने दें ना कहलवाने दें, मुझे जो सवाल किया गया मुझे और आप पहली इलेक्शन थी और फिर जो आप जिस तरह आपको डिफेंड कर लीजिएगा ना, आप डिफेंड कर लीजिएगा ना अपनी पार्टी को, आप डिफेंड कर लीजिएगा पार्टी को अपनी, मुझे अपनी पार्टी को डिफेंड करने दें प्लीज। करूंगा। अच्छा जी, तो मुबशिर अब जो ये इस वक्त मुख्तलिफ साहब लेट नुसरत स्पीक जी, उसके बाद तो कर लेने दे। मैं बिल्कुल अगर गलत नहीं, मैं असल में बात उनको गलत बात तो न करे ना। अच्छा अब तो बोलने दे मेरे भाई मुबशिर, आज खेल के मैंने कौन सी गलत बात की? अब मैंने आपकी बात हो गई तो मुझे तो बात करने का राइट बनता है ना, कौन सी गलत बात? जी नुसरत बीबी बोलिए, आप डिफेंड कीजिएगा अपनी पार्टी को, मेरा टर्न है। जी जी मैं जरूर करूंगा जी, मैं क्यों नहीं करूंगा, मैं जरूर करूंगा जी नुसरत मैं भी बीबी। करूंगी, मैं भी कहूंगी, चुप रहने वाली तो मैं भी नहीं हूँ, इसलिए आप अपने बात कर लिया, आपने स्टांस ले लिया अपना, मुझे बात करने दे। अच्छा जी, एक शेख साहब जरा नुसरत बीबी को बात करने देना। बैठे हुए ये लोग पीपुल्स पार्टी के जो नाम में हाथ लोग बैठे हुए, जिनको मैं पीपुल्स पार्टी कभी नहीं कहूंगी, आप बेशक लिख लें अपने चैनल्स पर कि ये पीपुल्स पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट डिफेंडिंग पीपुल्स पार्टी, दे आर डिफेंडिंग जरदारी लीग। ना जो जरदारी लीग है जो मुसलसल चलती चली आ रही है और पीपुल्स पार्टी का गला घोंट दिया, उसने खत्म कर दिया। अब ये जरदारी लीग जिनका जो मकसद था, मैं जब गिनवाने पे आऊंगी ना राना यहाँ, कि जिस तरह इन्होंने 10 सालों में इस मुल्क को लूटा है, तो चीखें निकल जाएंगी इन लोगों की। ये कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है सब्सिडी देनी, सब्सिडी इन्होंने दी किसको? इन्होंने बीमार सनतों को जानबूझकर शुगर मिलें जो जरदारी की थी, उन शुगर मिलों को बीमार सनतें कहा, कहलवाया गया बाकायदा, और फिर उसको सब्सिडी दी है। ये किस तरह डिफेंड करते हैं? बैठकर कह रहे हैं कि सारी शुगर मिलों को इन्होंने सब्सिडी दी। इन्होंने बहुत बड़े ब्लंडर किए हैं बैठकर सीएम मुराद अली शाह साहब ने, और वो जो छठा शुगर मिल है जिसको औने पौने के जरिए इन्होंने उसको जनाब जरदारी साहब को बिकवा दी, और जो कि कितनी बड़ी उसकी कीमत थी, जिसकी अगर वो आप उसका देखें और नोट लिखकर उसको ओमनी ग्रुप के बारे में बाकायदा सीएम, ये भी एक बहुत बड़ा केस बनेगा इन पर कि चीफ सेक्रेटरी लिखता है कि इतने कम दामों में हम कैसे एक शुगर मिल दे सकते हैं, उस पर पूरा नोट लिखता है फाइनेंस मिनिस्टर साहब उस वक्त थे ये, और उन्होंने कहा कि नहीं ये बिल्कुल इसी कीमत में जानी चाहिए। इसके अलावा जो इनके स्कैंडल्स हैं, जो रिहेबिलिटेशन ऑफ थिक इंडस्ट्रियल यूनिट थे, वो 4 बिलियन का था मुबशिर। ये स्कीम बीमार सनतों की बहाली के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बदकिस्मती कि इसके जरिए ओमनी ग्रुप को फायदा पहुंचाया गया। फिर ठट्ठा शुगर मिल, फिर दादू शुगर मिल, फिर टंडोलार शुगर मिल, फिर सकरन शुगर मिल, इसके साथ दूसरे जितने भी यूनिट थे उन सबको अनवर मजीद के जरिए ये सारा फैसिलिटेट किया गया, और ये सब ओमनी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। ये तो अभी तो तोतों ने बोलना शुरू कर दिया था, मैंने कहा था ना आपने, तोतों ने बोल दिया है। अभी चंद सफात की जीआईटी में आई है, अभी तो पता नहीं कितने ढेरों की ढेरें फाइलें वहां पड़ी हुई है मुबशिर, अभी तो ये इनको पता ही नहीं है।
और शेख साहब का भी नाम है ECL में। मेरे ख्याल में ये अपने आप को डिफेंड करें, ये तो मुराद अली शाह को आकर डिफेंड करने बैठ गए यहाँ पर। इस वक्त हर किसी के लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए। इसके अब इसका मैं जवाब दूं तो देखिए मेरे पे इल्जाम लगा तो मैं उसको बता दूं ना, फिर मैं वजाहत कर दूं। प्रोग्राम शुरू किया था सिंध, जो हमारी तबाही हुई है ना, मैं आपको बता रही हूँ सिंध किस तरह तबाह किया इन्होंने, अपने पैसे अपने अकाउंटों में डाला है। वो यूरोपियन यूनियन से वो फंड लिया गया था, इस प्रोजेक्ट के जरिए तालीम में 20 अरब से ज्यादा रकम खर्च की गई और ये रकम थी स्कूलों की अदम दस्तयाब सहूलतें और स्कूलों के मयार को ठीक कराने के लिए। आसिफ जरदारी के बहनोई फजलुल्लाह पैचुओ ने अपनी चहीती अफसर सबा मुश्ताक के जरिए अरबों रुपए की हेराफेरी की और सिंध के हजारों स्कूल आज भी जू के तू सहूलियात से महरूम है। इस प्रोग्राम पर जो महकमा ऑडिट ने 14 अरब रुपए की हेरा फेरी पकड़ी, जिस पर उस वक्त के वजीर तालीम निसार खो ने खुद लेटर लिखे थे और एहतजाज किया था कि अब ये जो कि अब चले मैं इसकी डिटेल आपसे लेता हूँ और इम्तियाज शेख साहब से भी कहता हूँ मुझे टाइम दें। मुझे स्कीम बता दूं, एक और सिलेंडर, ये स्कीम बिल्कुल गलत बातें कर रही हैं, बिल्कुल गलत बातें कर रही हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। नवाबशाह 6 बिलियन इनको कुछ पता ही नहीं है। नवाबशाह पे ये इन्होंने बहरिया के जरिए किया, वहां पर सीमोथोर के जो प्रोजेक्ट थे उसको कामयाब करने के लिए और रोड़ी किनार की लाइनिंग करानी थी तो इंजीनियर करके या शुरू से पक्का किया जाता था, लेकिन आखिर में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। अच्छा चले मैं इसकी तफसील में जाता हूँ जी, और मैं इम्तियाज शेख साहब आप जरूर जी जरूर दीजिए, अगर इम्तियाज साहब आप जरूर रिस्पॉन्स कीजिएगा। अकद साहब से को भी लेता हूँ, एक मजबूरी है, एक जरा थोड़ी सी ब्रेक ले लूँ मैं और ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। आप भी बात करें शेख साहब, नुसरत भी करेंगी, सदाकत अब्बासी साहब भी करेंगे ब्रेक के बाद। शेख साहब ब्रेक से जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि वापस आके आप जरूर इल्जामात जो आप पे लगे, नुसरत बीबी ने जो लगाए हैं आप पे इल्जामात या उनके शवाहिद नुसरत बीबी के पास मौजूद है, उसका जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे इंतजार करना पड़ेगा आपको। मैं ज़रा सदाकत साहब से एक बात पूछ लूँ, बड़ी देर से खामोश हैं बेचारे और बैठे भी बड़ी ठंडी हवाओं में है, मेरे ख्याल में मरी में बैठे हुए हैं इस वक्त। सदाकत साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं PTI वाले? सखर में सारा पड़ाव डला हुआ है, यहाँ पे जनाब कोई एक मिनिस्टर आ रहा है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, कभी दूसरे फेडरल मिनिस्टर आ रहे हैं, यहाँ पे मतलब आड़ियाँ जाड़ियाँ लगी हुई हैं, गवर्नर साहब सखर में जाके बैठे हुए हैं। क्या यहाँ पे वाकई यहाँ पे कोई सिंध की हुकूमत टूटने जा रही है या ऐसी कोई आपने कोई यहाँ पे वो कोई चक्कर तो नहीं चलाया हुआ? बहुत शुक्रिया राणा साहब, मैं तो ख्याल था मुझे आप भूल ही गए। आपको कैसे भूल सकते हैं? PTI को 5 साल के लिए नहीं भूल सकते हम। इनकी जाती बहस में तो मैं दूर भी क्यों नहीं तो बहरहाल देखिए बात इस तरह राणा साहब की, सिंध हमारा सूबा है और हमारे सिंध से जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बड़े परेशान हैं कि जिस तरह की सिंध गवर्नमेंट के इस वक्त हालात सामने आए हैं। इम्तियाज साहब ने कहा कि जी ये एलिगेशन है, लेकिन मेरे भाई ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी अफसर के या किसी एक बंदे के एलिगेशन नहीं है। मुल्क की आला तरीन अदालत ने एक आला तरीन इन्वेस्टिगेटिव इदारों के, सियासी इदारों के सरबराहों को, जिनकी जिंदगी का एक्सपीरियंस इसी तरह का है और वो अपने काम के जवाब दे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनके इतने होशरुबा इल्जामात और एविडेंस और वो रिपोर्ट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में कल पेश हो रही है, उनको आप किस तरह आसानी से ले सकते हैं। और इल्जामात जो है वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से पार्टी के जो इनके हेड हैं, सरबराह हैं, उन तक हैं और इल्जामात भी अरबों रुपए के उन ग्रुप्स के हैं जिन पे ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं और फेक अकाउंट्स की डीलिंग में उनका किरदार है। और मनी लॉन्ड्रिंग का केस अगर प्रूफ हो जाए तो बड़ा मसला हो जाएगा जी, पूरी दुनिया में बड़ा मसला हो जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव का अलग इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनकी सिग्नेचर से काम चल रहा है और आला तरीन जरदारी साहब के और उनकी बहन फरियाल तानपुर साहिबा के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस की खबरें, रिपोर्टें और बयानात हैं। तो इस सारे हालात में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हम पाकिस्तान के, हमारा वजीर आजम है, पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट है और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन एक बात समझाइए, देखे ठीक है एलिगेशंस है, JIT ने बहुत से मुख्तसर अरसे में बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि
पक्के पैरों पे किया। और मैंने पहले कहा कि कंपैरिजन अगर किया जाए, जेआईटी के पास जो प्रूफ है, ये यहाँ पे जो जेआईटी बनी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, और आसिफ जरदारी साहब एंड उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके खिलाफ जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें, और मियां नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हुए थे वहाँ पे जो जेआईटी बनी थी, इस जेआईटी ने जो जरदारी साहब के केसेस को प्रोब इन कर रही है, बहुत तगड़े और पक्के पैरों पे सबूत इकट्ठे करके दिए और बड़े मुख्तसर अरसे में दिए। बट मेरा सवाल ये है सदाकत साहब कि देखें लोग जो है ना इस वक्त वो चाहते हैं जनाब के जो भी इल्जामात लगे हो उनको प्रूफ किया जाए, अदालतों में वो इल्जामात प्रूफ हो, और अगर नहीं हो मौका दें, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूं। जी मैं आर्ग्यू ये नहीं कह रहा कि ये इल्जामात साबित हो गए, लेकिन इन इल्जामात को साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन को सिंध के इदारों से सबूत चाहिए, गवाहों के बयान चाहिए, पूरी कलेक्शन ऑफ एविडेंस चाहिए। और जिस तरह के बयान सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव या सिंध के उस पार्टी के लीडर जरदारी साहब बोल रहे हैं, वो तो इस कह रहे हैं इस जेआईटी की रिपोर्ट को मैं रद्दी का टोकरा समझता हूँ, उठा के बाहर फेंकता हूँ। इसका मतलब है कि ये तो स्टेट विद इन द स्टेट बन रही है, ये तो चैलेंज कर रहे हैं रियासत के इदारों को। तो हुकूमत क्या है, उसकी जिम्मेदारी है, जैसे मैंने कहा कि सिंध में गुर्बत का ये आलम है कि बच्चों के पास खुराक नहीं है। शेख साहब एक मिनट सदाकत साहब, शेख साहब इस पर रिस्पॉन्स तो दे देना। आधा मिनट मुझे आधा मिनट सर, फिर मुझसे सुनूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस सूबे में बच्चे खुराक ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो रही हो, 650 बच्चों की एक साल में, उधर अगर लोग बैठ के करप्शन के रिपोर्ट्स पे इस तरह सीना तान के खड़े हो जाएंगे तो उसके लिए फिर रियासत को अपना एक्शन करना पड़ेगा। और उन चीजों रियासत अपना एक्शन करेगी। सदाकत साहब क्या एक्शन करेगी? जी रियासत ये एक्शन करेगी कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के और जेआईटी को कोऑपरेट नहीं करते तो हमें फिर करवाना पड़ेगा जो हमारे पास आईनी रास्ते हैं उनके जरिए। इस तरह नहीं कर सकता कि लोग चीफ एग्जीक्यूटिव की सीट पे बैठ के अदालतों को चैलेंज करें और अदालतों के इख्तियारात को चैलेंज करें, ऐसा तो नहीं चल सकता। तो आप अपने इख्तियारात क्या इस्तेमाल करेंगे वो बताइए ना, आपके पास क्या इख्तियारात हैं? देखिए हम पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे लोग पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रहे हैं, और अगर सिंध की गवर्नमेंट जो सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव है वो किसी तरह भी लीगल प्रोसेस में रुकावट बनते हैं तो उनके खिलाफ जो भी एक्शन है वो हो सकता है। उनके खिलाफ कोई इन हाउस तब्दीली हो सकती है, कोई खुदा न खास्ता इससे अगला काम भी हो सकता है। ये तो उनके अगला काम क्या हो सकता है? आप कह रहे हैं सदाकत अब्बासी साहब के चीफ एग्जीक्यूटिव जो सिंध के हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर जो है उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आ सकती है, ये आप बुला सकती है? अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कल देखें एक और बात है, कल वो एक पॉसिबिलिटी है कि वो अरेस्ट हो जाए। अगर वो अरेस्ट हो जाएंगे तो सिंध में हम ऑपोजिशन में हमारी मुशावरत करनी का हम अपना जी कौन अरेस्ट हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी ना कल की तारीख में जरदारी साहब कल की तारीख पे जरदारी साहब या सीएम साहब अरेस्ट हो सकते हैं। अच्छा। अगर वो अरेस्ट हो जाएंगे तो केओस हो जाएगा। उसके लिए हम ऑपोजिशन है, हमने मुशावरत करनी है। हो सकता है कि सिंध में कुछ तब्दीली करना पड़ जाए, अच्छा, इसलिए वहाँ बैठे हैं। और सिंध में बैठना कोई उनके लिए कोई इलीगल तो नहीं है। ओके, सो आप ये कह रहे हैं, सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं शेख साहब के जनाब कल को चीफ मिनिस्टर साहब या जरदारी साहब अरेस्ट हो सकते हैं। सदाकत अब्बासी साहब यानी कि पीटीआई के नुमाइंदे जो है वो ये कह रहे हैं। तो उन चीज़ों को अगर यहाँ पे केओस हो जाएगी, सिचुएशन केओस की बन जाए, तो उसको जनाब कैटर करने के लिए, उसको उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, उस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए सारे लोग यहाँ पे आए हुए पीटीआई वाले। और ऐसा हो सकता है वैसे शेख साहब? अब देखें जी राणा साहब, अभी आप जरा मुझे तहम्मुल से सुनिएगा। मैं तो तहम्मुल ही हमारे अब्बासी साहब जी सदाकत अब्बासी साहब ने जो बातें की, ठीक है ना, उसका ना सर है ना पैर है। अच्छा। ना उनको पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। अच्छा। ठीक है ना जी। एक जीआईटी रिपोर्ट और अदालतों की मतलब वो कहाँ से आ गई? मतलब तौहीन अदालतें सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। तो ये सदाकत अब्बासी साहब गलत कह रहे हैं कि आप लोग नहीं मान रहे जेआईटी को? बिल्कुल, आप जेआईटी को मान रहे हैं ना? मैं वही बता रहा हूँ, बिल्कुल गलत नहीं। जेआईटी की रिपोर्ट को हम नहीं मानते। जेआईटी की रिपोर्ट तफ्तीशी इदारे की रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो भी होगा हम सब मानते हैं, पहले भी माना है। भुट्टो साहब की फांसी से लेकर अब तक जितने भी हमारे साथ अच्छे बोले। देखें जी, अब जेआईटी सुप्रीम कोर्ट ने वो जेआईटी की रिपोर्ट मानी तो नहीं मुबशिर साहब। अभी आप भी देखें, आप भी तो पढ़े लिखे आदमी, आप तो समझें। तो एक रिपोर्ट उन्होंने दी है तफ्तीशी।
सारे पढ़े लिखे बंदे हैं, लेकिन NCIT की रिपोर्ट पे आपका जवाब देना बनता है, लेकिन ये कि उसको रद्दी में फेंक ये बिल्कुल, वो तो जी कोर्टें इंशाल्लाह फेंकेंगी, नदी में ही फेंकेंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जी वो रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और उस रिपोर्ट में खुद लिखा है कि मजीद प्रोब किया जाए, इंक्वायरी की जाए। अब रिपोर्ट खुद कहती है, और ये हमारे से अब्बासी साहब भी यही कह रहे हैं कि इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात की बुनियाद पर आप सबको आपने चोर करार दे दिया, सबको आपने मुजरिम करार दे दिया, इस तरह तो नहीं होता। हम ये कहते हैं भाई एक एक चीज़ को डिफेंड करेगा, जो आदमी जिस पे इल्ज़ाम है वो डिफेंड करेगा, चाहे कोई भी हो, और इसमें कोई पीछे नहीं हटेगा। लेकिन मतलब ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि आपने बस इस शो में इम्तियाज शेख साहब, एक सवाल, इम्तियाज शेख साहब, इस शो में किसने किसको चोर कहा है? किसी ने नहीं कहा किसी को। नहीं, मेरा मतलब है कि वो मुजरिम बना दिया ना जी, चोर से ज्यादा बना दिया। किसी ने मुजरिम नहीं बनाया, ना किसी ने मुजरिम बनाया, ना किसी ने चोर बनाया। कम से कम इस शो में किसी ने किसी को नहीं ऐसी की भी बात। चले वैसे भी हो रही है, अभी नहीं कहा तो वैसे कहा होगा, नहीं कहा होगा। मैं सवाल कर सकता हूँ कि क्या कल अदालत को इख्तियार है तो अरेस्ट करने के ऑर्डर दे? पहले मेरी बात सुने, शेख साहब कंप्लीट करें, शेख साहब कंप्लीट करें, भाई साहब मैं आता हूँ आपके पास। जी हाँ, जितने इल्जामात लगे हैं, ये इल्जामात तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे नैब की इंक्वायरी चल रही है, ठीक है जी। वजीर आला KP के पर नैब की इंक्वायरी चल रही है, वजीर दिफा पाकिस्तान पर नैब की इंक्वायरी चल रही है, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर पंजाब पर नैब की इंक्वायरी चल रही है। और किस किस के नाम लूं? क्या उनके नाम ECL पे आए? क्या उनको रोका गया? क्या उनके खिलाफ उनसे इस्तीफा का मुतालबा किया गया? अभी ये तो उनके तो मतलब इंक्वायरियां शुरू हैं। ये अभी रिपोर्ट आई है ना, रिपोर्ट का आगे। लेकिन क्या अदालत ने जितने लोगों के आपने नाम लिए इम्तियाज शेख साहब, क्या उन लोगों के खिलाफ JITs बनी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको JITs बनाए? देखिए JIT वो नैब के उससे ज्यादा एक स्टेज आगे हैं, वो नैब की इंक्वायरियों में हैं। नैब के पास उनके खिलाफ केसेस हैं, उनके पास इल्जामात हैं। लेकिन हमने मेरा मकसद यह है कहने का कि JIT बनाने का मकसद, देखिए आप फर्क है। नहीं, मेरा सवाल है ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो जी मेरा सवाल ये है, मैं आपका जवाब देता हूं जनाब, आपने मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर JIT बनाने के लिए कहा तो दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट चाहती ये थी कि उसको प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन मुहैया की जाए, और JIT ने उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट को मुहैया कर दी। What's wrong with it? ठीक कर दी ना। अब वो अच्छा वो इसमें और क्या बनाने वालों ने खुद ने लिखा है, नहीं JIT बनाने वालों ने खुद ने लिखा है कि उसको नैब के पास भेजें मजीद प्रोब के लिए। और मैंने जिनका नाम लिया उनका ऑलरेडी उनकी इंक्वायरियां उनकी हुई पड़ी हैं, हो रही हैं, कई पेशियां हुई हैं। देखे ना फर्क, आप मतलब अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो अब वो वोट करेंगे ना, ऐसे तो नहीं करेंगे। एक तरफ तो ये बात विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शेख साहब, देखें आप इंक्वायरी कर, प्राइम मिनिस्टर की खुद इंक्वायरी है। मेरी एक मिनट प्राइम मिनिस्टर का शेख साहब, यहाँ पे आप थोड़ा सा है। फाउल प्ले कर गए। मैं थोड़ी सी आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। देखे JIT बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा JIT को बनाने के लिए। JIT खुद तो जाके नहीं बन के बैठ गई जोहर में, खुद तो नहीं ना बनी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको टास्क दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको टास्क दिया, जो टास्क दिया उसने पूरा कर दिया। जी नुसरत बीबी आप बताएं, मैं फिर जाता हूँ सदाकत साहब का। जी देखिए जी, नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि JIT की रिपोर्ट फैसला हो गई। मैं तो ये नहीं कह रहा, नहीं हो सकती ना, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ मकसद तो यही है ना मुबश्शिर साहब, यही मकसद हुआ। नहीं, ये मकसद आप जो मर्जी निकाल लें, आपकी मर्जी है शेख साहब, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि JIT बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैं मकसद आप इसमें से जो दिक्कतें निकाल लें, आपकी मर्जी है। अभी सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑब्जर्वेशन तो करने देना उनको। मैंने कब कहा कि ना करने दें? आप खुद आर्गू कर रहे हैं उस चीज पे, मैंने तो नहीं कहा कि ना करने दें। देखें, एक मिनट, एक ब्रेक ले लूं। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट फाइनल तो नहीं हुई। मैंने कब कहा? आप तो खुद एक स्टेप आगे जा रहे हैं शेख साहब, आप जरा हौसला तो करें। आप खुद अपने मुंह में बातें डाली जा रहे हैं। एक छोटी सी हौसले में हूं, हम हौसले में जनाब, एक ब्रेक शेख साहब, एक मिनट ब्रेक।
ब्रेक पे जाने से पहले नुसरत बीबी, मैंने आपको रोक दिया था बात करने से, ब्रेक पे जाना था, आप बात कर लें, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें नुसरत बीबी। बहुत शुक्रिया मुबशिर। देखिए जी, अब जेआईटी बन चुकी है, अब ये माने या ना माने जेआईटी ने अपना काम कर दिया, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये जेआईटी पर, अब ये नहीं मानते। वैसे मैं सिंध के कई ऐसे ऑर्डर्स आपको दिखा सकती हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट को ऑर्डर्स किए थे जिन पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, तो तभी ये सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन अब चूंकि जेआईटी ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, मुकम्मल हो गया है, जो इतनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है सूबे से, जिसमें खरबों, सदाकत भाई तो अरबों की बात कर रहे थे, मैं तो खरबों की बात करूंगी कि खरबों में जो पैसा यहाँ से लुट कर हमारे सिंध से गया है, जो मुख्तलिफ जरियों से गया, और जो मुख्तलिफ स्कीमें जिससे फैसिलिटेट किया गया ओमनी ग्रुप को, वो तमाम चीजें अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। अच्छा नुसरत बीबी, मैं एक सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, एक सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। देखें, सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं, पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं जनाब कि हमने यहाँ पे अपने लोग, यानी कि मरकज़ ने अपने लोग यहाँ पे सिंध में इसलिए भेजे हैं, फेडरल मिनिस्टर्स भेजे हैं, गवर्नर सखर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, एमक्यूएम वालों से मुलाकातें कर रहे हैं, तो हमने ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं कि कल को, वो कह रहे हैं कल को अगर, सदाकत साहब कह रहे हैं कल को अगर जनाब चीफ मिनिस्टर साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है तो एक सिचुएशन बन सकती है, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमने लोग यहाँ पे बुलाए। क्या ऐसी सिचुएशन बन सकती है? मुबशिर, ही इज राइट, सदाकत भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कानूनी हवाले से उनका जो मशवरा है, जो सिंध के हवाले से, वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो नाम आए हैं, ईसीएल में नाम चले गए मुबशिर, ईसीएल में नाम, यानी मुल्क छोड़कर भागने वाले को रोक दिया गया है कि क्योंकि उस पर इतने बड़े बड़े जेआईटी में ये सारी चीजें आ चुकी हैं, इसलिए कहीं वो मुल्क छोड़कर ना भाग जाएं। जैसे इनके टप्पी साहब भागे हुए, अब मैं तो नहीं कह रही हूँ, टप्पी का नाम था, वो एमपीए थे, किस तरह भाग के चले गए, अपने हल्के के लाखों वोट लेकर वो इस मुल्क से भागे हुए, अयाशी करते फिरते, सोशल मीडिया पर उनका नाम आ जाता है। इनके कितने सेक्रेटरीज हैं जो साकिब निसार और पता नहीं क्या कौन कौन से हैं, वो भागे हुए, उन सबको भी लाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसीलिए ईसीएल में नाम डाला है ना, जरदारी साहब का, मुराद अली शाह साहब का, फरियाल तालपुर साहिबा का, बिलावल जरदारी साहब का, और शेख साहब का भी नाम है शायद इसमें। तो जो भी है, जिनके भी नाम है, लेकिन एक चीज है ना, रोकने के लिए, उनको भागने से रोकने के लिए, उन पर इंक्वायरी करने के लिए, बिलावल साहब कह रहे हैं, राना प्लीज मुझे कंप्लीट करने के। देखें, सीएम जो होता है वो इस पूरे सूबे का सीएम होता है, जो कि वो साबित कर चुके हैं कि वो सिर्फ जरदारी लीग के सीएम है, वो सूबे के सीएम नहीं रहे। उन्होंने हमेशा जो काम किए वो अपनी पार्टी के बेहतर मफाद के लिए, अपने सर को खुश करने के लिए किए। लेकिन अगर उस पर आ गया कि वो ईसीएल में उसका नाम है, तो भाई अखलाकन दुनिया में तो यही होता है। ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं जो जबरदस्ती बैठकर रूल करना चाहते हैं, और खा लो और कमा लो। कितना खाएंगे, कितना कमाएंगे, अल्लाह की बारगाह में जाना है, रब की बारगाह में जाकर भी तो हिसाब देना है। यहाँ भागते हैं ये लोग दुनिया। अच्छा, 2 मिनट मुझे इसका जवाब देने दे प्लीज। मुझे जवाब देने दे। अब बिलावल पर भी आ गया है। अब बिलावल देखिए, अब हसन और हुसैन नहीं, उनके पर अगर हसन और हुसैन पर ये इल्जाम है कि इतनी प्रॉपर्टी उनके पास कहाँ से आ गई, वो तो बच्चे थे, तो बिलावल भी तो कहाँ से इतने सारे उसके पास फांसे आ गए भाई, वो भी तो जवाबदेह है ना। यहाँ हमें इस सिंध में जवाबदेह नहीं है क्या कि भाई आप तो बच्चे थे, आप तो, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी, इतने असासे बिलियन के कहाँ से आ गए? जवाब दें। हमारे सिंध के आवाम के लोगों का पैसा है। इम्तियाज शेख साहब जवाब देते, इम्तियाज शेख साहब जवाब देते। इम्तियाज शेख साहब, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं नुसरत सहर साहिबा को, उनको पता नहीं है पाकिस्तान में सियासत में ईसीएलों पे नाम आते हैं, इनकी अपनी क़यादत के नाम भी ईसीएल में रहे हैं। मैं मजीद उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है जी। तो लेकिन बात तो मैं बता भी दूंगा, और दूसरा, हाँ हमारी भी थी, और रेफरेंसेस भी थे, लेकिन हमने कभी जिक्र नहीं किया। देखिए, मतलब हमें कोई अदब भी होता है, कोई चीज भी होती है, कोई लिहाज भी होता है। बहरहाल, तो उस में नहीं पढ़ते, लेकिन मैं इनको याद दिला रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं होता कि ईसीएल पे नाम पड़ गया तो मुल्क छोड़ के भाग रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी को क्या पड़ गया, क्यों जाएगा मुल्क से? आप मेरी किसी क़यादत का नाम बता दें जिनका नाम ईसीएल में था। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा। तो फिर आप इल्जाम लगा रहे, वापस ले अपना स्टेटमेंट वापस ले। अगर आपने मेरी क़यादत का नाम कहा है कि आपकी क़यादत पे था, तो नाम लें प्लीज। हकीकतों पर फिर आप
आपको झूठ कहेंगे, आपको सारी दुनिया सुन रही है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप मेरी क़यादत का नाम ले रहे हैं, लेकिन आप नाम ले, मेरी कौन सी लीडर का नाम ईसीएल में था? आपको किस चीज का? आपने इल्जाम लगा दिया, मेरी क़यादत पे इल्जाम लगाया है। आप नाम ले या तो झूठ बोल रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। बातें कर रहे हैं। अच्छा आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी क़यादत को मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपकी क़यादत को पूरा दुनिया बात कर रही है। आपकी क़यादत वीआईपी में हो चुकी है, आपकी क़यादत हर चैनल पर डिस्कस हो रही है। मेरी क़यादत का नाम ले रहे हैं, मेरी लीडर का नाम लिया, आप नाम ले किसका ईसीएल में? इतना बड़ा झूठ। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, मैंने नाम किसी का नहीं लिया। कौन सी मेरी लीडरशिप? मैं अपनी बात पर कायम हूं। जाने से रोका क्या? मैं अपनी बात पर, अभी देखिए आग लग गई है उनको। टेक द नेम, टेक द नेम। चैनल का नाम ले या झूठ बोल रहे हैं आप अपना इल्जाम वापस ले। मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। आपकी मर्जी, लेकिन आपको वापस लेना पड़ेगा। आप मेरी कौन सी लीडरशिप? मैं अपनी बात में कायम हूं। शाह साहब, इस वक्त के पीर साहब या सदरुद्दीन शाह, नाम ले। मेरी ये 3 देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। टेक द नेम। मैं नाम नहीं, मेरी ये 3 लीडरशिप है, मेरे लीडर आपको आप नाम ले या अपना स्टेटमेंट वापस ले, अपना स्टेटमेंट वापस ले। बिल्कुल नहीं लूंगा वापस, मैं अपनी बात में। अच्छा जी, यहाँ पे गेम फंस गई है, वो कह रही है स्टेटमेंट वापस ले, नाम ले, यहाँ पे तो गेम मेरी लीडरशिप पर नाम उठाया है। मैं देखिए, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मैं कोई पीछे नहीं हट रहा हूँ। इनसे आपके प्रोग्राम के जरिए अगर मेरी लीडरशिप पर इल्जाम आया तो मैं बता रही हूँ आपको, इनसे कहें वापस अपना स्टेटमेंट वापस ले, अपना स्टेटमेंट वापस नहीं ले रहा, या नाम ले या नाम। मैं अपनी बात में कायम हूँ, नहीं करूंगी। इतनी बड़ी बात ईसीएल में, वो भी मेरी लीडरशिप, शाह जिन्होंने मुल्क को बचाया। जब मैंने नाम नहीं लिया किसी का, हमने सिंध बचाया। और मैं जब इनकी पार्टी में था, मेरा नाम उस वक्त ईसीएल में था। ईसीएल सियासी बुनियादों पर होता है, सियासी बुनियादों पर होता है। अच्छा चले, वो कह रहे हैं ईसीएल जो है, इम्तियाज साहब कह रहे हैं ईसीएल सियासी बुनियादों पे होता है। अगर कहा है तो ही देखिए, बिल्कुल नहीं होता। मैं नाम ले, नाम ले। नहीं, मैं नाम नहीं नाम था ईसीएल में। मुझे देखें, मुझे मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मैंने एक बात कही है, मैंने अथॉरिटी के साथ कही है। और चलो जी, वो अपनी जगह पे कायम है, आप अपनी जगह पे कायम है। दोनों पता है कि यहाँ पे वो नाम नहीं लेना चाह रहे, आप नाम पूछना चाह रही है। अब इससे आगे कैसे चले हम? पीपल्स पार्टी का दर्द है आपको, लेकिन अगर मेरी लीडरशिप का नाम लिया है, बिल्कुल मैं अपनी पार्टी को जरूर डिफेंड करूंगा। अब ऐसे चीखने से तो फर्क नहीं पड़ेगा। सदाकत साहब, जो हकीकत आखिरी सेंटेंस जी, सदाकत साहब आखिरी सेंटेंस। जो हकीकतें हैं, जो हकीकतें हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। सदाकत साहब, आपको भी पता है। जी आपको आखिरी एक सेंटेंस बता दें, कल को आपकी नजर में क्या होने वाला है, बस ये बता दें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पीटीआई के लोग इसलिए सिंध में बैठे कि सिंध में पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाएगा। ओके, ठीक है। पीटीआई के लोग सिंध में इसलिए बैठे हैं कल को पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाए, अरेस्ट हो जाए। ठीक है जी, मेरे ख्याल में यहाँ पे सारे बादशाह और इम्तियाज शेख साहब का झगड़ा जारी रहेगा, उसको मेरे ख्याल में मसला ही पाया रहेगा। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए।